भाजपा के तमाम तरह के अवरोधों के बावजूद महागठबंधन सरकार की ओर से बिहार में जाति गणना हुई, एक सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट सामने आया और बिहार की एक भयावह तस्वीर, गरीबी की तस्वीर, बेरोजगारी की स्थिति, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल डेवलपमेंट की तस्वीर उभर कर सामने आई और राज्य के संसाधनों में, राज्य के सेवाओं में किस समुदाय की क्या स्थिति है उसकी भी तस्वीर सामने आई। और इस बुनियाद पर बिहार में आरक्षण के दायरे का विस्तार किया गया। 65% आरक्षण सीमा ले जाया गया, जिसमें दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए एक बड़े स्तर पर बदलाव आया था। इसको सुप्रीम हाई कोर्ट के एक आदेश के जरिए उसको रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट का यह आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है और समझ से परे है। समझ से परे इसलिए मैं कहता हूं कि 50% रिजर्वेशन के कैप की सीमा की जो बात हो रही है, तो 50% रिजर्वेशन कैप की सीमा तो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समय ही टूटा। उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? उस समय हाई कोर्ट कहाँ था? तब तो आप उसी समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण को रोक देते, जिसको लेकर के पूरे देश में एक बहस चली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। मैं किसी वर्ग तबका के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही भारत में है कि जो सामाजिक शैक्षणिक तौर पर जो पिछड़ा हुआ जमात है उसको रिजर्वेशन के जरिए कल्चरल डेफिसिट से बाहर लाया जाएगा, ताकि उनकी भी हिस्सेदारी राज समाज के कामकाज में बढ़े। तो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को खारिज करते हुए जो आरक्षण के दायरे का जो विस्तार हुआ था उसको जो रोका गया है, ये गलत है। हम इसको कहीं से उचित नहीं समझते हैं और मैं इसको मानता हूं कि नीतीश जी को तो पहले भाजपा के लोगों ने अपहृत कर लिया और नीतीश जी के जाने के बाद अब दलित, गरीब, पिछड़े को का जो आरक्षण के दायरे का विस्तार हुआ था उसको भी वो लेकर के चले गए। और इस सवाल पर आज भी नीतीश कुमार की चुप्पी बनी हुई है, इस सवाल पर आज भी मोदी जी की चुप्पी बनी हुई है। तो पहली बात तो हम कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ें और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और आरक्षण के दायरे का जो विस्तार बिहार में हुआ है उसको मैंने ये 9th शेड्यूल में डालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि 9th शेड्यूल में ये चीजें जब चली जाएंगी तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे देश के कई राज्यों में, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, अन्य कई राज्यों में भी पहले से भी 50% ज्यादा रिजर्वेशन है। तो बिहार का ये जो रिजर्वेशन का दायरा है इसके विस्तार पर रोक क्यों लगाया गया है, ये आम लोगों को परेशान कर रहा है। मुझे लगता है आज भी संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं फिर इस बात को मजबूती से उठाता हूं कि संपूर्ण देश में एक 1931 के बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। संपूर्ण देश में जाति गणना होनी चाहिए और जाति गणना के आधार पर सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के रियलिटीज़ को बेस बना करके रिजर्वेशन का पुनर्गठन होना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलना चाहिए। वंचितों को न्याय मिलेगा, वंचितों की तमाम चीज़ों में हिस्सेदारी बढ़ेगी, तभी हमारा भारत खुशहाल भारत बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा, आधुनिक भारत बनेगा। ये इस प्रेमाइस के तहत हम इसके पक्ष में है और हमारी पार्टी ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपना पोजीशन साफ किया है और हमारे छात्र संगठन के लोग, आयशा RYA के लोगों ने, अन्य संगठनों ने भी एक प्रतिवाद किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये इस मुद्दे पर एक बड़ी व्यापक गोलबंदी, समाज की गोलबंदी होगी और नीतीश का जो खेल है, मोदी और नीतीश का जो खेल है, इस खेल को बिहार की जनता चारों तरफ से घेर करके इनको बिहार से बाहर करने का काम करे। सर, हमारा सवाल आरक्षण को लेकर के है कि एक देखा जा रहा है कि क्या न्यायिक व्यवस्था कहीं न कहीं हैक कर लिया गया है। एक बाबरी विध्वंस का भी को न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से जो है वो वहाँ जो है वो राम मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन नीतीश जब तक आरजेडी के साथ थे आरक्षण को कोई सवाल नहीं उठता है। जैसे ही वो भाजपा के जाते हैं एक न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से इस आरक्षण को रद्द कर दिया जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, संपूर्ण जुडिशियल सिस्टम पर अभी हम कोई बात टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, हम करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि भारत के जुडिशियल सिस्टम में एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है और जिस तरह से जुडिशरी का कंपोजिशन है उसमें आम लोगों को बहुत न्याय मिलना संभव नहीं है।
इसलिए एक जुडिशियल सिस्टम में भी अन्य लोगों का भी, नीचे के लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो एक जुडिशियल रिफॉर्म का एजेंडा हमारा है और इस एजेंडा के रोशनी में ही हम अपनी बातों को रखेंगे। दिवेश चंद्र ठाकुर पर से प्रतिक्रिया चाहेंगे। उन्होंने एक बयान दे दिया कि यादव और मुसलमान हमें वोट नहीं देते। सहमत हैं आप इससे? नहीं, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से उनका जो बयान है वो कहीं से भी राजनीतिक मर्यादा के तहत दिया हुआ बयान नहीं है, क्योंकि आम तौर पर मेरे ख्याल से चुनाव होता है, चुनाव में बहुत तरह की बातें होती हैं, कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग वोट नहीं देते हैं और चुनाव के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप सबके प्रतिनिधि होते हैं, आप सीतामढ़ी के प्रतिनिधि हैं, आप दरभंगा के प्रतिनिधि हैं, आप किसी इलाके के प्रतिनिधि हैं, तो इलाके का प्रतिनिधि का मतलब जो वोट दिया उसके भी प्रतिनिधि हैं, जो वोट नहीं दिया उसके भी प्रतिनिधि है। ये जो एक डेमोक्रेटिक सोच समझ होना चाहिए, इस डेमोक्रेटिक सोच समझ के तहत हमारे नेताओं को एक्ट करना चाहिए, इस सोच समझ के तहत लोगों को बोलना चाहिए और मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। इस बयान पर मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आता है, उनकी चुप्पी कहीं न कहीं उनकी सहमति तो नहीं है मुख्यमंत्री? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में अब मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों ने उनका मुंह बंद कर दिया है, उनके हाथ में कमल खिला दिया है और चौतरफा भाजपा के नेताओं का दबाव है और जदयू के भी जो कुछ नेता लोग इर्द गिर्द उनके रहते हैं वो बेसिकली वो भाजपा के ही विस्तारित नेता हैं। महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में जैसी जनगणना होती है उसके बाद आरक्षण मिलाया जाता है और उस समय कहा गया था, प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था कि इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाए ताकि ये लीगल पहलू से बच सके। तो क्या उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे, अब वो एनडीए में आ गए, क्या नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए कि इसे 9वीं अनुसूची में लाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये गहरी साजिश हुई है। आप देखे होंगे कि जाति गणना का जब दौर शुरू हुआ तो हाई कोर्ट में कई तरह के रिट दायर किए गए। पहले तो उसको ही रोकने की कोशिश हुई और जब ये सब कुछ संपन्न हो गया तो जब असेंबली से पारित हो रहा था तो उस समय भी बीजेपी के लोगों ने विरोध नहीं किया। मैंने ये सोशल इक्वेशंस को देखते हुए उन्होंने एक साजिश के तहत उन्होंने उसको पास होने दिया, उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं किया। लेकिन पिछले दरवाजे से इस पर रोक लगाने का उनका खेल जारी रहा और कायदे से इसमें नीतीश और भाजपा दोनों की मिलीभगत रही, क्योंकि जब ये कानून पारित हो गया, कानून सम्मत कहिए कि रिजर्वेशन के दायरे का विस्तार हुआ, तो उस रिजर्वेशन के कानून को 9 शेड्यूल में डाल दिया जाना चाहिए था ताकि इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके। तो इस काम को कॉन्शियसली बीजेपी नहीं दिया और इस काम को नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर के ठंडे बस्ते में दबाए रखे, ताकि इनको लग रहा था कि हम नीचे के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से ये जो महागठबंधन सरकार का एजेंडा है, इस एजेंडा को हम कहीं न कहीं बीच रास्ते में ही रोक देंगे। तो एक बड़ी साजिश हुई है, एक बड़ा खेल हुआ है दलितों और वंचितों के साथ। बिहार के दलित वंचित जमात के लोग इकट्ठा होकर के, एकताबद्ध होकर के भाजपा जदयू को आने वाले दिनों में एक जरूर ही मजबूती से सबक सिखाएंगे। एनडीए का वर्चस्व कायम रहा, उस पर क्या प्रतिक्रिया? 7 सीटें महागठबंधन एनडीए को हाथों का बात। देखिए, उत्तर बिहार का संपूर्ण रिजल्ट और मिथिला, कोसी, तिरहुत का जो रिजल्ट है वो निश्चित रूप से बहुत ही परेशान करने वाला रिजल्ट है और मुझे लगता है कि इसकी एक गहरी समीक्षा होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन के दलों को ज़मीनी स्तर पर रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हुए एक गहरे अर्थों में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसलिए कि इसका मतलब ये है कि इस इलाके में भाजपा की जो ज़मीनी पकड़ है, उस ज़मीनी पकड़ को चुनौती देने का काम जो नीचे से होना चाहिए वो काम कमज़ोर है। क्योंकि इसी बिहार में आप सब लोग जानते हैं कि दक्षिण बिहार में ये 7 सीटों पर, मैंने 7 सीटों पर दक्षिण बिहार में महागठबंधन के इंडिया अलायंस के दलों को सफलता मिली है। 4 सीट पर आरजेडी के लोग जीते हैं, 2 सीट पर पहली बार भाकपा माले की जीत हुई है और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन बिहार में के उत्तर बिहार के इलाके में चले जाइए तो मुझे लगता है कि 3 सीटों पर ही
एक क्लोज कंटेस्ट है। छपरा का सीट है, शिवहर का सीट है और अररिया का सीट है। शेष सभी सीटों पर एक फासला भी बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि आरजेडी यहाँ का मुख्य दल है, तो आरजेडी को इसकी और गहरी समीक्षा करनी चाहिए और गहरी समीक्षा से जो बात निकलेगी उस दिशा में कदम को बढ़ाना चाहिए। तभी हम आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में भाजपा जदयू की जो तिक्रम है उस तिक्रम का मुकाबला कर पाएंगे। हमने अपनी पार्टी की ओर से इसकी शुरुआत की है। मुझे लगता है आरजेडी के लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, वीआईपी के लोग भी कर रहे हैं, सीपीआई सीपीएम से भी इस तरह की अपेक्षा है। और जब तमाम दलों का अपना आंतरिक सर्वे हो जाएगा, आंतरिक सर्वेक्षण हो जाएगा, समीक्षा हो जाएगा, तो हम लोगों ने पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन के स्तर पर भी एक बृहद समीक्षा करने की जरूरत पर बल दिया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का भी एक ग्रेटर अलायंस के स्तर पर एक मंथन होगा और एक व्यापक समीक्षा के आधार पर हम यहाँ के कारणों को निकालेंगे और उन कारणों को दूर करने के लिए अपेक्षित कदम यहाँ उठाया जाएगा। आप इंडिया गठबंधन में एकाएक कुछ दिन पूर्व, चुनाव से पूर्व मुकेश सहनी आते हैं। मुकेश सहनी के आने से क्या लाभ हुआ आप लोगों को? देखिए, मैं तो मानता हूं कि मुकेश सहनी के आने से एक व्यापक माहौल बना है और सभी जगहों पर एक कहीं न कहीं माने सहनी समाज का, बिंद बेलदार समाज का कहीं न कहीं महागठबंधन के पक्ष में एक मजबूत जुड़ाव दिखा। लेकिन जमीनी स्तर पर उसको समेटने का जो काम होना चाहिए उत्तर बिहार में वो काम नहीं हुआ। दक्षिण बिहार में हमने देखा है कि वहीं बिंद बेलदार समुदाय के लोग, सहनी समाज के लोग एक बड़े स्तर पर महागठबंधन के पक्ष में काम किए हैं, लेकिन उसी तरह का परिणाम उत्तर बिहार में नहीं सामने आ सका। तो इसके लिए हम वीआईपी को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, इसके लिए हम मुकेश सहनी को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, इसके लिए इंडिया अलायंस के तमाम दलों के जमीनी प्रयास की जो कमी है उसकी ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस स्तर पर हमको काम करना होगा। एक बड़ी बात तो ये है कि हम कह रहे हैं कि सहनी समाज की बात छोड़ दीजिए, हम इंडिया अलायंस ही आज के देश में, इस देश में सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा पैरोकार है। इंडिया अलायंस ही है जो मजबूती से इस बात को कहता है कि पूरे देश में जाति गणना होना चाहिए और जाति गणना की यथार्थ पर आरक्षण के दायरे का विस्तार होना चाहिए। महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए इंडिया अलायंस जो है एक बेहतर पैकेज को लेकर के देश को रिऑर्गेनाइज करने के लिए काम कर रही है। तो आपने कहा धरातल पर समेट नहीं पाए, ये कौन नहीं समेट पाए? क्या आपके प्रत्याशी नहीं समेट पाए या आपके जो जिला के जिला अध्यक्ष होते हैं वो समेट नहीं पाए? क्या आपके नेता कार्यकर्ता नहीं समेट पाए? नहीं, देखिए, मैं जब चुनाव होता है तो जिस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेवारी होती है, उस दल की बड़ी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब गठबंधन में हम लोग एक साथ लड़ते हैं तो उसमें तमाम दलों की भी एक जिम्मेवारी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं किसी एक उम्मीदवार के ऊपर ये बात नहीं कर सकता हूं, किसी एक पार्टी विशेष पर बात नहीं कर सकता हूं। यदि कमजोरी रही है और कमजोरी दिखी है इसलिए हम यहाँ अपेक्षित रिजल्ट हमको नहीं मिला है, तो सब लोगों को मिल करके सामूहिक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और सामूहिक जिम्मेवारी में जो चिन्हित जो कमजोरियां उभर करके सामने आई है उसको दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास भी तेज करना होगा। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर की बात करें, 3 जिला मिथिला क्षेत्र का बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। इसमें जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की हार हुई है, बड़ी मार्जिन से हार हुई है, जो अप्रत्याशित हार, आखिर क्या कारण लगता है, क्यों इतनी बड़ी हार हुई? नहीं, देखिए, मैं तो 3 ही मानता हूँ। मैंने दरभंगा कमिश्नरी में 5 सीटें हैं, दरभंगा कमिश्नरी में 5 सीटें हैं, मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है, उजियारपुर, झंझारपुर। इन 5 सीटों पर जो महागठबंधन का प्रदर्शन है वो अपेक्षा के अनुकूल प्रदर्शन नहीं है। एक मतों में भी जो प्रदर्शन दिखना चाहिए वो भी सामने नहीं है। तो निश्चित रूप से इन 5 सीटों पर एक विशेष समीक्षा की जरूरत है कि कहीं उम्मीदवारों के विन्यास में कोई गलती तो नहीं रह गई, या मान लीजिए कि नीचे के समुदायों के साथ एक जो बेहतर अंतःक्रिया में जाना चाहिए उनको जोड़ने का काम होना चाहिए, उसमें कहाँ की क्या कमजोरी रह गई, वोट के प्रबंधन में क्या समस्या रह गई, बूथ के प्रबंधन में क्या समस्या रह गई, उम्मीदवारों के
तौर तरीका में क्या समस्या रह गई। जैसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आमतौर पर चर्चा में बात होती है कि ये 5 बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी, कि क्या इन 5 सीटों पर महागठबंधन का कोई कॉमन नेताओं की टीम आई? इसी 5 सीट ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। तो ये मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि इस पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे इंडिया अलायंस का जो प्रचार का तौर तरीका था, नीचे का तौर तरीका और ऊपर का तौर तरीका, इन सब चीजों पर भी एक गंभीर समीक्षा करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यदि इंडिया अलायंस के नेताओं की एक टीम कलेक्टिवली ऊपर से कैंपेन करने के लिए आती, और तो मुझे लगता है कि इसका एक ज्यादा बेहतर असर होता और हम भाजपा की साजिश को ज्यादा मजबूती से मुकाबला कर पाते। एक चीज ये नहीं लग रहा आपको कि राहुल गांधी का नॉर्थ बिहार के अधिकतर हिस्सों में, बहुत हिस्सों में नहीं आना, ये भी एक फैक्टर रहा आप लोगों के हाल का वोट वहां शिफ्ट नहीं कर रहा? नहीं, ये बात तो मैंने कहा ही। मुझे लगता है कि नॉर्थ बिहार में कलेक्टिव जो कैंपेनिंग चल रहा था, उस कलेक्टिव कैंपेनिंग में राहुल गांधी को भी होना चाहिए था, दीपांकर भट्टाचार्य को भी होना चाहिए था, सीताराम येचुरी को भी होना चाहिए था, डी राजा को भी होना चाहिए था। नेताओं की एक बड़ी टीम, सामूहिक टीम यदि मिथिलांचल में मजबूती से ऊपर से कैंपेन करती तो इसका और बेहतर परिणाम होता। और मुझे लगता है कि इन कमजोरियों पर भी जरूर ही इंडिया अलायंस के लोग विचार विमर्श करेंगे, सोचे समझेंगे और गलतियों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। सर, 5 दिन पहले अररिया में पुल ढह गया था, अभी 1 घंटा पहले सिवान का एक पुल ढह गया, लगातार पुल ढह रहा है। देखिए, ये तो सरकार ही ढहने वाली सरकार है और नीतीश जी की सरकार कब ढह जाएगी ये कहना मुश्किल है। और पुल का ढहना तो नीतीश सरकार का पर्याय बन गया है। भाजपा जदयू सरकार का एक तरह से पुल ढहना पर्याय बन गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितना कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे बड़े पैमाने पर अग्रिम राशि ले लिया जाता है, तब उसको टेंडर दिया जाता है। और आप देखे होंगे सुल्तानगंज का पुल ढहा, अररिया का पुल ढहा या अभी सिवान का पुल ढहा है, तो ये पुल ढहाने की जो पूरी प्रक्रिया है, कहीं भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाता है, उसको पनिश नहीं किया जाता है। उन कंपनियों से चंदा लोग लेते हैं और जब घटना घट जाती है तो आनंद फानंद में कुछ इंजीनियर पर गाज गिरता है, मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार की पूरी समीक्षा करिए। बिहार का जितना करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट वाला जितना योजनाएं चल रही हैं, सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात के हैं। सारी कंपनियां गुजरात का है, आंध्र का है, महाराष्ट्र का है और भाजपा से जुड़े हुए ही कंस्ट्रक्शन कंपनियां बिहार में मेजर वर्क चला रही हैं। और उनके साथ गहरा ताल्लुकात राज्य सरकार का भी है, उनके साथ गहरा ताल्लुकात भाजपा सरकार का भी है। और बड़े पैसे के लेन देन के आधार पर मेगा प्रोजेक्ट्स इन कंपनियों को दिया जा रहा है, क्योंकि इन कंपनियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आपके माध्यम से ये मांग करेंगे कि तीनों पुल की जो कंपनियां हैं, चाहे गंगा वाली पुल पर है, बकरा नदी वाला जो पुल का मामला है, सिवान वाला जो पुल का मामला आया है, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, उसको प्रथमतया उसको दोषी ठहराया जाना चाहिए और उससे ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉस हुआ है उससे वसूला जाना चाहिए। ये शक्ति यदि के साथ सरकार पेश आएगी तो आप देखिए कोई पुल नहीं ढहेगा, कोई पुल नहीं टूटेगा। दरभंगा को एम्स से मिला था, अब दरभंगा को मेट्रो रेल मिल चुका, तो दरभंगा क्या आपको लगता है कि एम्स बनने या उसके बाद मेट्रो की शुरुआत हो गया, दोनों अधर्म में टकने वाला है? नहीं, पहले तो मैं कहूँगा कि दरभंगा में एम्स बनने की जो प्रक्रिया है उसमें जो धीमापन है उसमें तेजी आना चाहिए। अब हम लोग भी इस मुद्दे को और मजबूती से उठाएंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट दरभंगा को देने की बात हुई है, अभी तो कागज़ पर है, मौखिक स्तर पर है। ये यदि मिलता है, चूँकि दरभंगा को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दिया गया, मिथिलांचल के साथ एक बड़ा नाइंसाफ़ी हुई थी। चलिए, मेट्रो ट्रेन देने की जो बात हुई है वो तो दो तीन दशकों के बाद सपना पूरा होगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है मिथिलांचल के साथ, बाढ़ सुखाड़ का जो अस्थायी समाधान होना चाहिए। जो आज़ादी के बाद से जो मुद्दे पार्लियामेंट में मजबूती के साथ सामने आते रहे, भोगेंद्र झा ने मजबूती से इस सवाल को सामने लाया, तो बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी समाधान हो, यहाँ के खेती आधारित उद्योगों का फिर से पुनर्स्थापन हो, ये मिथिलांचल में गरीबी दूर हो, मिथिलांचल को एजुकेशनल हब बनाया जाए, मिथिलांचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। ये जो विकास का जो जरूरी अवयव है
उन चीजों को नहीं सामने ले आकर के सरकार कुछ झुंझुना थमा देती है, कुछ मुद्दे को सामने ले आती है और मूल मुद्दे को भटकाने का काम करती है। इसलिए मूल मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम होना चाहिए। बात दिल्ली सरकार को भी, पटना की सरकार को भी, और जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो यदि घोषणा होती है तो निस्संदेह हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मौलिक समाधान, मौलिक सवालों का समाधान इस पर तवज्जो देना चाहिए। नहीं तो मिथिलांचल बेसिकली पलायन का जोन बन जाएगा, देश के कॉरपोरेट यहाँ से भेजने का ये जोन बन जाएगा। ये जो गहरी साजिश है अंबानी अडानी के हाथों मिथिलांचल को पीछे रखने का जो खेल चल रहा है, इसका मुखालफत होना चाहिए और ये बात मिथिलांचल के जन जन तक बात जानी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य में कितना जरूरी है आरक्षण, क्योंकि मेरा मानना है कहीं न कहीं ये दोनों विभाग में आरक्षण की वजह से थोड़ा कमजोरी है। देखिए, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि आरक्षण से कोई मेरिट का संबंध नहीं है। आरक्षण से कोई मेरिट का संबंध नहीं है। सोशल, हमारे ऐतिहासिक तौर पर हमारा समाज जो अभिवंचना का शिकार रहा है, उस समुदाय को निश्चित रूप से डेफिसिट, कल्चरल डेफिसिट का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये मेरे ख्याल से कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं है आरक्षण, ये बेसिकली सोशियो कल्चरल डेफिसिट है। उसको कहीं न कहीं सरकार को, आधुनिक लोकतांत्रिक समाज को, उसको आपको भरपाई करनी हो रही है और इसलिए भरपाई हम कर रही है ताकि हम एक समता मूलक समाज बना सकें। इस कंटेक्स्ट में रिजर्वेशन की बात है, लेकिन क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा लोगों को मिले, ये जो बुनियादी बात है, इस बुनियादी बात से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप देखेंगे, मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं मानता हूं कि जन्मना कोई जाति ज्यादा प्रतिभा संपन्न होता है और कोई जाति उसके पास प्रतिभा नहीं होता है। मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर भी पैदा हुए हैं, इसी देश में नेहरू भी पैदा हुए हैं और इसी देश में नागार्जुन भी पैदा हुए हैं। तो मेरे ख्याल से यदि उचित अवसर का लाभ लोगों को मिले, गरीब ब्राह्मण परिवार का भी कोई बच्चा, कोई बच्ची बेहतर जगह पर जा सकता है। दलित गरीब परिवार के भी बच्चे को यदि उनको सामाजिक सांस्कृतिक बेहतर माहौल मिले, राज्य की ओर से संरक्षण मिले, तो भी बेहतर जगह पर जा सकते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज है। इस बुनियादी प्रस्थापना के आधार पर हम आरक्षण का समर्थन करते हैं और इसलिए समर्थन करते हैं कि हमारा सपना एक आधुनिक लोकतांत्रिक समतामूलक समाज को बनाना है। तो हम जैसे अपने घरों परिवार में भी, हमारे परिवार में जो बच्चा सबसे कमजोर रहता है, उस बच्चे को 2 ट्यूशन लगाते हैं और जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाला रहता है तो उसको कहते हैं तुमको 1 ट्यूशन से काम चलाना पड़ेगा। ये जो समाज का विन्यास है, देश का विन्यास है, इस संदर्भ में इन चीजों को देखा जाना चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट का राइट, सबका अधिकार होना चाहिए, सबको रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, सबको शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए, सबको स्वास्थ्य की गारंटी होना चाहिए, सबको हाउसिंग राइट की गारंटी होनी चाहिए, सबको पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो एक समग्रता में देश समाज की जो तरक्की की बात है, इस कंटेक्स्ट में हम इस बात को बोलते हैं। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य।